Jai Hind aspirants, welcome back to the fourth chapter of our series of the chemistry, जो है structure of the atom. So till now we have studied chapter 1 to 3 and इस chapter में हम study करेंगे about structure of the atom. So अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? About particles, about matters, matter किस चीज से बने होते हैं. Then in next chapter, that is second chapter में हमने देखा था कि compound and mixture में क्या difference होता है और मिक्सचर से कौन कौन से टाइप रहते हैं. दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस रहता है इन कंपेयर ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. एंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से. कभी आपने स्कूल में ट्राई किया है कि जब आप अपने ड्राई हेयर्स पे एक स्केल रब करते हो तो फिर वो रब किए स्केल पर छोटे छोटे पीसेस ऑफ जो पेपर है वो स्टक होने लगते हैं. क्यों? एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि अगर कोई भी एटम है, एटम के अंदर एक चार्ज है और उसी चार्ज को हमने बोला कि कोई ना कोई और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से? तो लेट्स सी. सो जे थॉमसन सर थे, उन्होंने डिस्कवर की थी इलेक्ट्रॉन की. उसी चार्ज स्पीसीज को उन्होंने नाम दिया था कि इलेक्ट्रॉन है करके, और वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस. लेकिन उनसे भी पहले एक साइंटिस्ट थे, दैट इज ई गोल्डस्टीन साइंटिस्ट सर. तो फिर उन्होंने क्या किया था, एक कैनल रे एक्सपेरिमेंट किया था. उनसे उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्हें क्या पता चला कि अगर जब उन्होंने कैनल रेस रेडिएट की किसी भी एटम पर, तो एटम के बीच में से एक रेडिएशन बाहर आई. अभी कैनल रेस पहले क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज थी. अभी जब उन्होंने वो एटम के ऊपर रेडिएट किए कैनल रेस, तो रेडिएट हो गए. अभी रेडिएट क्यों हो गए? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल इच अदर. वही मतलब सेम. अगर लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो, तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं. लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है एंड कोई नेगेटिव चार्ज है, देन दे विल अट्रैक्ट इच अदर. मीन्स अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर. तो फिर कैनल रे से हमें क्या पता चला इस तरह से कि कैनल रे से मतलब न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई एक पार्टिकल है जिसके ऊपर है एक पॉजिटिव चार्ज. दैट्स वाई कैनल रेस रेट हो पाए, रिबाउंड हो पाए फिर से हमारे साइड पे. तो फिर इक्वेशन सर ने बोला कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पे रहता है और जिसके ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज. देन नाउ अभी तक हमें क्या पता चला फिर कि एक एटम रहेगा, एटम के अंदर और सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं. सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है. अभी सपोज एक मैंने एटम लिया, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा प्रोटॉन जिसके ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज. एंड उस न्यूक्लियस के अराउंड रहेगी अपनी ऑर्बिट, एंड ऑर्बिट के अंदर घूमते रहेंगे अपने इलेक्ट्रॉन. राइट? तो अभी तक हमें अभी ये पता चला. तो फिर नेक्स्ट है, अभी जे थॉमसन सर थे, ही इज द पर्सन who proposed a model for the structure of an atom for the first time. कौन? जे थॉमसन सर बोल दिया. अभी वो इंटरेस्टेड थे यार. अभी ये तो पता चला, हमें पहले ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर ही घूमते, लेकिन ये इंटरेस्टेड थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज रहते हैं एक एटम के अंदर, एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे अरेंज रहते हैं एटम के अंदर और कैसे रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड ही. उन्होंने ये पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया. तो फिर उनके एक्सपेरिमेंट का या फिर इनका मॉडल का नाम था थॉमसन मॉडल करके. अभी उस मॉडल के अंदर उन्होंने क्या सिखाया या फिर क्या समझाया कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करके. अभी वो कैसे? तो फिर उनके लिए उन्होंने एक बेस लिया या फिर एक नॉर्मल एग्जांपल लिया अपनी नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करके. उन्होंने बोला अगर हम वाटरमेलन को कंसिडर कर ले, तो वाटरमेलन के अंदर जो अपना रेड पल्प है, आप उसको पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कंसिडर कर लीजिए. एंड जो वाटरमेलन की सीड्स है ब्लैक कलर की छोटी छोटी, आप उन सबको इलेक्ट्रॉन अरेंज कीजिए. अभी जितना पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है या फिर जितना पॉजिटिव चार्ज जो स्पेयर है, उतना ही मैग्नीट्यूड रहेगा इलेक्ट्रॉन का, यानी कि उन सीड्स का. मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, जितना मैग्नीट्यूड रहेगा पॉजिटिव चार्ज का, उतना ही मैग्नीट्यूड रहेगा नेगेटिव चार्ज का. और मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड दे विल बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो ये एक्सप्लेन किया था थॉमसन सर ने. इसी वजह से हम इनकी मॉडल को भी कभी कभी वाटरमेलन मॉडल भी कह देते हैं या फिर प्लम पडिंग मॉडल भी कह देते हैं. तो ये था हमारा थॉमसन मॉडल. अभी थॉमसन सर ने तो ये बताया कि जो एटम्स है दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन ये नहीं बताया कैसे. एग्जैक्टली उनका एक्सप्लेनेशन नहीं था. फिर जो रुदरफोर्ड सर आते हैं, रुदरफोर्ड सर ने मॉडल दिया, दैट इज रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, जिसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल का मॉडल. अभी रुदरफोर्ड सर इंटरेस्टेड थे कि यार जो एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है एक एटम्स के अंदर, उसके अंदर वो इंटरेस्टेड थे. तो फिर उन्होंने इस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट करना था
उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने चुना अल्फा पार्टिकल्स को। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हेवी रहते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, एंड जो कि एक डबली चार्ज हीलियम आयन से, यानी कि हीलियम के ऊपर 2+ चार्ज, दैट इज अ हीलियम, दैट इज अ अल्फा पार्टिकल्स, और जिसका मास रहता है 4 यूनिट, राइट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गोल्ड फॉइल। अभी इन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों चुनी? क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें चाहिए थी एक थिन लेयर जो कि हमें मिल सकती सिर्फ गोल्ड से, राइट। एंड ही एक्सपेक्टेड दैट कि जब वो रेडिएट करेंगे गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स के रेडिएशन, तब वो डिफ्लेक्ट हो पाए, ठीक है, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन था। जिससे हमें देगा कि एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी। तो फिर इन्होंने ऐसे सेटअप किया, इन्होंने लिए फॉइल एंड इनके ऊपर कर दी उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की रेडिएशन, ठीक है। अभी इस मॉडल का रिजल्ट क्या रहा? तो इस मॉडल का रिजल्ट रहा, एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट रिजल्ट था कि जितने भी अल्फा पार्टिकल हमने रेडिएट किए थे गोल्ड फॉइल के ऊपर, वो स्ट्रेट पास हो चुके थे गोल्ड फॉइल में से। ये था पहला ऑब्जर्वेशन। नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था? लेकिन पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ऊपर, उसमें से बहुत कम मात्रा में जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स है वो वापस रेडिएट हो पाए एक स्मॉल एंगल से। एंड तीसरा ऑब्जर्वेशन था, आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपेयर टू बी रिबाउंड। ये कह रहा है मतलब अगर उन्होंने एक गोल्ड फॉइल के ऊपर 12,000 पार्टिकल्स रेडिएट किए, तो फिर 12,000 में से आउट ऑफ ओनली 1 रे ऐसा था अल्फा पार्टिकल का जो कि रिबाउंड हो पाया आउट ऑफ 12,000 में से पार्टिकल्स में से। इसमें से हमें क्या पता चल रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई एक चार्ज स्पीसीज है जो कि उसको रिपेल कर रही है, राइट। और अगर वो रिपेल कर रही है ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट कि अल्फा पार्टिकल्स के। तो फिर इन सबका कंक्लूजन क्या निकला कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, और उसी को हमने लेटर ऑन नाम दिया न्यूक्लियस। और इसी वजह से हम रुदरफोर्ड सर को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी ऑन दैट एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी इस एक्सपेरिमेंट से। एंड नेक्स्ट कंक्लूजन था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और एक कंक्लूजन क्या निकला एक्सपेरिमेंट से कि जो हमारा न्यू इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते अराउंड न्यूक्लियस एक सर्कुलर पाथ में। एंड थर्ड था, जो हमारी साइज है न्यूक्लियस की वो बहुत छोटे रहते एज कम्पेयर टू अवर एटम। ये था हमारा कंक्लूजन। लेकिन जो इन्होंने सेकंड कंक्लूजन दिया था, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, लेकिन इन्होंने इसका कुछ बेस नहीं दिया। अगर आप बताओ, अगर आप एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हो, कभी ना कभी जाके आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आप रुक जाओगे, राइट। लेकिन फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो कभी ना कभी उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी एंड कभी ना कभी न्यूक्लियस के अंदर फॉल डाउन कर जाएगा, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? ये था इनका ड्रॉबैक। तो फिर इनका ड्रॉबैक था रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इनका ये ड्रॉबैक था इस एक्सपेरिमेंट का। ड्रॉबैक को कवर करने के लिए आए बोर सर। अभी बोर सर ने एक मॉडल बनाया और उसके अंदर उन्होंने बताया कि सिंपली एक अपना एटम रहता है, एटम के अराउंड उनकी ऑर्बिट्स रहती है, ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, राइट। रुदरफोर्ड सर वर राइट कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं सर्कुलर पाथ में रहते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं सर्कुलर पाथ में तो रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कौन सा भी इलेक्ट्रॉन आए और कौन से भी ऑर्बिट में घूमने लगे, नहीं। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक अपनी स्पेसिफिक ऑर्बिट रहती है एंड हर एक ऑर्बिट के पास अपने अपने कैपेसिटी रहती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ आपको, अगर अभी यहाँ पे मैंने एक एटम निकाला है और एटम के अंदर ये मेरा न्यूक्लियस, राइट। अभी न्यूक्लियस के अराउंड ये मेरी सेल्स, ए वाली KLMN ऐसे करके, राइट। अभी क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पहली बात क्या रहेगी, प्रोटॉन रहेगी, प्रोटॉन के ऊपर जिसके ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, और उसके अराउंड रहती है अपनी सेल्स। अभी सेल पे डिपेंड करता है किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, राइट। तो फिर उनके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने फॉर्मूला दिया 2n²। अभी इस फॉर्मूला का मतलब है, अगर K सेल, अभी K सेल का नंबर क्या है 1, अभी K सेल का नंबर 1 है, तो फिर अगर हम इस फॉर्मूले उसे पुटअप कर देंगे, दैट इज n = 1, तो क्या आएगा 2। यानी कि इसका मतलब ऐसा हुआ कि K सेल के अंदर, यानी कि K सेल की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है। वैसे ही सेम अभी L का नंबर है 2, जब हम 2 पुटअप करेंगे N के प्लेस पर तो आएगा हमारा 8। इसका मतलब क्या होगा
एल सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन स्टोर करने की, वैसे एम सेल की 18 एंड एन सेल की 32 ऐसी उनकी कैपेसिटी है। ये उन्होंने अपने मॉडल के अंदर बताया, जिससे हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन खुद की एनर्जी यूज नहीं करता है टू रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस, बल्कि उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है अपनी ऑर्बिट, और एनर्जी की वजह से वो ऑलवेज घूमता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये था हमारा बोर मॉडल ऑफ एन एटम। अबाउट द पार्ट 1। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि न्यूट्रॉन्स क्या रहते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट दी कैसे हम एक एटम को रिप्रेजेंट करते, कहाँ पर हम उनका मास नंबर लिखते और कहाँ पे हम उनका एटॉमिक नंबर लिखते। एंड वी विल ऑल्सो सी अबाउट दी कैसे हम एक एटम की वैलेंसी निकाल सकते। एंड वी विल एंड दिस चैप्टर by knowing the difference between the isotope and isobar. Till then, stay tuned and happy. Thank you.